दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका एक पार्ट आपके पास पहुंच चुका है। दूसरा पार्ट ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित प्रश्न है। दूसरा पार्ट ये आपके पास पहुंच रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना करें, देखा करें, विचार करें। उसके बाद फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, तब उत्तर करने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये सेशन अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। टीजीटी पीजीटी जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे प्रतियोगी भाई, उनके पास भेज दें। जिनका आपके पास नंबर हो, जिनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर हो, जिनके बारे में आपको जानकारी हो, उनके पास ये शेयर कर दें। चलिए हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है 1 जुलाई 1991 को निम्नांकित संगठन का समाप्त कर दिया गया। 1 जुलाई 1991 को निम्नांकित संगठन समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया भाई? नाटो को समाप्त किया गया, या यूरोपीय संघ को समाप्त किया गया, या वार्सा पैक्ट को समाप्त किया गया, या अरब लीग को समाप्त किया गया? प्रश्न नंबर 83 का पहले सेशन में 82 क्वेश्चन हो चुके थे। 82 प्रश्न के उत्तर हम आपको समझा चुके थे। ये 83 नंबर प्रश्न है। 1 जुलाई 1991 को निम्नांकित संगठन समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया भाई? नाटो, यूरोपीय संघ, वार्सा पैक्ट और अरब लीग। इन चारों में से कौन सा समाप्त किया गया? प्रश्न नंबर 83 का उत्तर बताने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताते हैं। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट संगठन समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। मार्च 2002 में किस देश में जनमत संग्रह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने का निर्णय लिया गया? मार्च 2002 में जनमत संग्रह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने का निर्णय लिया गया। तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। ये स्विट्जरलैंड, या वेटिकन सिटी, या ताइवान, या बेलारूस। ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। मार्च 2002 में स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने का निर्णय लिया गया। तो प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। यूरोपीय संघ के 12 देशों में साझा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन कब से आरंभ किया गया? यूरोपीय संघ के 12 देशों में साझा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन कब से किया गया, कब से आरंभ हुआ? प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन देखें भाई। 10 दिसंबर 1991 को आरंभ किया गया, या 1 जनवरी 2002 में आरंभ किया गया, या 1 जनवरी 2001 में आरंभ किया गया, या 1 जनवरी 2002 में आरंभ किया गया? यूरोपीय संघ के 12 देशों में साझा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन कब से आरंभ किया गया? तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। यूरोपीय संघ के 12 देशों में साझा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन 1 जनवरी 2000
2 से शुरू किया गया। 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ हुआ भाई। प्रश्न नंबर 85, यूरोपीय संघ के 12 देशों में साझा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से आरंभ किया गया। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नाटो संघ की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत नाटो राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार रखता है? प्रश्न नंबर 86, प्रश्न को फिर देखें। नाटो संघ की वह कौन सी धारा है या अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नाटो राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार रखता है? तो ये धारा 1 है या धारा 10 या धारा 5 या धारा 14? प्रश्न नंबर 86 का उत्तर देने का प्रयास करें। उस धारा का नाम बताइए जिस धारा के तहत नाटो आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। वो धारा है 5, वो अनुच्छेद 5 है। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87 पे आ जाएं। शताब्दी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भाई शताब्दी नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ को सम्मानित किया गया या कोफी अन्नान को सम्मानित किया गया या संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महासचिव कोफी अन्नान को सम्मानित किया गया या यूरोपीय संघ को सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 87 का उत्तर देने का प्रयास करें। शताब्दी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को या कोफी अन्नान या संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महासचिव कोफी अन्नान दोनों को मिश्रित रूप से या यूरोपीय संघ को। तो शताब्दी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं भाई संयुक्त राष्ट्र संघ और महासचिव कोफी अन्नान को। शताब्दी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महासचिव कोफी अन्नान को। संयुक्त रूप से ये सम्मानित किया गया है दोनों को। तो प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। शताब्दी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महासचिव कोफी अन्नान को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। महासचिव कोफी अन्नान को वर्ष 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया? प्रश्न नंबर 88, महासचिव कोफी अन्नान को वर्ष 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया? प्रश्न नंबर 88 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये मानवाधिकार के लिए प्रदान किया गया या आतंकवाद उन्मूलन के लिए प्रदान किया गया या निर्धनता उन्मूलन के लिए या बाल विकास के लिए प्रदान किया गया? प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। महासचिव कोफी अन्नान को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, मानवाधिकार। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाले देश का नाम। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाले देश कितने हैं? प्रश्न नंबर 89,
का ऑप्शन देख लें तो 25 गणतंत्रात्मक शासन वाले देश हैं, या 29 देश हैं, या 31 देश हैं, या 33 देश हैं। प्रश्न नंबर 89 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाले देश कितने हैं? तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाले देश कितने हैं? ये देश हैं 33। ऑप्शन ड आपका सही उत्तर होगा। 33 देश हैं जहां पे गणतंत्रात्मक शासन अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह देश जो राष्ट्रमंडल का नवंबर 1995 में सदस्य बना। वह देश जो राष्ट्रमंडल का नवंबर 1995 में सदस्य बना, किंतु उसका संबंध पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं रहा। किंतु उसका संबंध पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं रहा। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। वो देश है भारत, या तुवालू, या मोजाम्बिक, या कनाडा। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर करने का प्रयास करें। उस देश का नाम बताइए जो 1995 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, किंतु उसका संबंध पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं रहा। तो उस देश का नाम बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। उस देश का नाम है मोजाम्बिक। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1999 में राष्ट्रमंडल के डरबन शिखर सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा क्या था? थीम्स क्या था भाई? प्रश्न नंबर 91। 1999 में राष्ट्रमंडल के डरबन शिखर सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा क्या है भाई? तो प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन देखते हैं। भूमंडलीकरण की चुनौती, या नस्ल भेद की चुनौती, या निर्धनता की चुनौती, या आतंकवाद की चुनौती। प्रश्न नंबर 91 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 91। 1999 में राष्ट्रमंडल के डरबन शिखर सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा, चलिए हम आपको बताते हैं। ये प्रमुख मुद्दा भूमंडलीकरण की चुनौती थी, यानी कि प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा? नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा? तो ये राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का रहा, या राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का, या राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश का, या राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा? प्रश्न नंबर 92 का उत्तर करें भाई। प्रश्न नंबर 92। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको उत्तर देना है। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा? तो उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। प्रश्न नंबर 93 पे आ जाएं। एपेक में अमेरिका और चीन सहित कितने सदस्य राष्ट्र हैं? एपेक में अमेरिका और चीन सहित कितने सदस्य राष्ट्र हैं? प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन देखें भाई। 9 सदस्य हैं, या 21 हैं, या 27 हैं, या 36 हैं।
प्रश्न नंबर 93 का उत्तर करने का प्रयास करें। एपेक में अमेरिका और चीन सहित कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो एपेक में अमेरिका और चीन सहित 21 राष्ट्र हैं। प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन वाह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, या 1955 में, या 1960 में, या 1968 में? प्रश्न नंबर 94 का उत्तर दें भाई। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1955 में, 1960 में, या 1968 में? प्रश्न नंबर 94 का उत्तर करें भाई। तो ओपेक की स्थापना कब हुई? तो ये 1960 में हुई थी। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। विश्व स्तर पर तेल को सशक्त शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन। विश्व स्तर पर तेल को सशक्त शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन कौन है? प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन देखें। ओपेक, या अरब लीग, या खाड़ी सहयोग परिषद, या ओपेक? यहाँ पे देखना भाई, ये ओपेक है, ये ओपेक है, कंफ्यूजन में नहीं आना। प्रश्न नंबर 95 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 95 में विश्व स्तर पर तेल को सशक्त शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन है ओपेक। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 पे आ जाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो 1945 में की गई, या 1950 में, या 1955 में, या 1961 में? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई। प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 97 देख लें। प्रश्न नंबर 97, कौन से संगठन का ध्येय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है? कौन से संगठन का ध्येय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है? प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन में वर्ल्ड काउंसिल चर्चेज, या खाड़ी सहयोग परिषद, या एमनेस्टी इंटरनेशनल, या एपेक? प्रश्न नंबर 97 का उत्तर करें भाई। कौन से संगठन का ध्येय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है? तो ये भाई है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 98, निम्नांकित में से सबसे पुराना संगठन कौन है? निम्नांकित में से सबसे पुराना संगठन कौन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है? तो सबसे पुराना संगठन पूछा जा रहा है, तो आपको सीधे उत्तर पे आ जाना है। इन चारों में सबसे पुराना संगठन है ऑप्शन द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इन चारों में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
निम्नांकित में से किस संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नांकित में से किस संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या यूरोपीय संघ को? प्रश्न नंबर 99 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। किस संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 99 में तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला प्रश्न है, एपेक की कार्यसूची एजेंडा से क्या संबंधित नहीं है? एपेक की कार्यसूची में क्या संबंधित नहीं है? चलिए भाई प्रश्न नंबर 100 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो व्यापार और निवेश का उदारीकरण ये एपेक के सूची में सम्मिलित है। बिना रोक टोक के व्यापार ये भी सम्मिलित है। आतंकवाद का उन्मूलन इस पर एपेक कोई विचार नहीं करता है। आर्थिक तकनीकी सहयोग भी सही है। तो आपसे पूछा जा रहा संबंधित नहीं है, तो संबंधित क्या नहीं है? आतंकवाद उन्मूलन। आतंकवाद उन्मूलन पर एपेक की कार्यसूची में कोई भी एजेंडा नहीं है। कोई भी एपेक में के कार्यसूची में आतंकवाद के उन्मूलन पर कोई विचार नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, आतंकवाद उन्मूलन। प्रश्न नंबर 101 पे आ जाएं। वह देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, वह देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो इसमें आपको भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इन चारों देशों में से सबसे लास्ट में, सबसे बाद में जो शामिल हुआ होगा उसी को आप देने की कोशिश करना, मतलब प्रश्न के हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 101, स्विट्जरलैंड सदस्य नहीं है, या ऑस्ट्रिया सदस्य नहीं, या पूर्वी तिमोर सदस्य नहीं, या ताइवान सदस्य नहीं। प्रश्न नंबर 101 का उत्तर देने का प्रयास करें तो उस देश का नाम है प्रश्न के अकॉर्डिंग ताइवान। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है, तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन को। फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है। स्पेनिश भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है। चीनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है। तो अब क्या बचा है? हिंदी। तो बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है हिंदी। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 103 पे आ जाएं। महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? ये जनवरी में प्रारंभ होता है, या जून में प्रारंभ होता है, या सितंबर में प्रारंभ होता है, या दिसंबर में प्रारंभ होता है? प्रश्न नंबर 103 का उत्तर करने का प्रयास करें। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई भी परीक्षा हो उसमें हर तीसरे चौथे परीक्षा में ये प्रश्न जरूर रख दिया जाता है। तो महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है सितंबर महीने में, यानी कि प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महासभा की कुल कितनी प्रमुख समितियां हैं? महासभा की कुल कितनी प्रमुख समितियां हैं?
तो ये 4 समितियां हैं या 6 समितियां हैं या 8 समितियां हैं या 10 समितियां हैं? महासभा की कुल कितनी प्रमुख समितियां हैं? प्रश्न नंबर 104 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। महासभा की कुल 6 प्रमुख समितियां हैं। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 105, दक्षिण कोरिया के वान की मून कब से महासचिव पद पर कार्यरत हैं? तो इसको ये कब इनकी नियुक्ति हुई है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है। दक्षिण कोरिया के वान की मून कब से महासचिव पद पर हैं, यानी कि इनकी नियुक्ति कब हुई है, आपसे ये पूछा जा रहा। कब से महासचिव पद पर हैं, तो ये समझ जाइए कि वान की मून महासचिव पद पर कब नियुक्त हुए हैं, कब कार्यरत हुए हैं, कब इस पद को आसीन किए हैं। तो प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन देखें। 1 जनवरी 2002 से या 1 जनवरी 2000 से या 1 जनवरी 2005 से या 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के वान की मून कब से महासचिव पद पर कार्यरत हैं? प्रश्न नंबर 105 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो दक्षिण कोरिया के वान की मून 1 जनवरी 2007 से महासचिव पद पर कार्यरत हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 का दा आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 106, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या चीफ सेक्रेटरी या चेयरमैन या चीफ ऑफ द स्टाफ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 106 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव पद के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर नहीं रहा? इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद किसने सुशोभित नहीं किया है, उस पद पर कौन शासक नहीं बना है, उस पद पर को कौन ग्रहण नहीं किया है। प्रश्न नंबर 107, निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर नहीं रहा है? तो ये बुतरस घाली, ये भाई संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर थे। यूथांट भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर थे। हेनरी किसिंजर ये नहीं बने हैं भाई, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर कभी नहीं रहे हैं। पेरेज द कुरियर ये भी महासचिव पद पर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा महासचिव पद पर नहीं रहा है, तो हेनरी किसिंजर महासचिव पद पर नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाएं। महासचिव की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र में निम्नलिखित नाम पद सृजित किया गया है।
प्रश्न नंबर 108, महासचिव की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र में निम्नांकित नया पद सृजित किया गया है। वो कौन सा पद है? तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, या डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, या एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रश्न नंबर 108 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। महासचिव की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र में निम्नांकित नया पद सृजित किया गया है। प्रश्न नंबर 108 का चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं। महासचिव की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र में निम्नांकित नया पद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नया पद सृजित किया गया है। प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 109, निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ये भाई है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं निधि ये भी है, आयोग और समितियां संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है, विशिष्ट अभिकरण भी है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये आयोग और समितियां संयुक्त राष्ट्र परिवार के सदस्य नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सही होगा। आयोग और समितियां ये संयुक्त राष्ट्र परिवार का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 109 में ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 110 पे आ जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 110, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करा भाई? महासचिव करते हैं, या उप महासचिव, या सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष करता है, या महासभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 110 का उत्तर करें भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑन कोऑर्डिनेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता भाई महासचिव करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है तो महासचिव करते हैं। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जनसंख्या और विकास पर सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जनसंख्या और विकास पर सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये काहिरा में किया गया, या बीजिंग में, या पेरिस में, या रोम में? प्रश्न नंबर 111 का उत्तर देने का प्रयास करें। जनसंख्या और विकास पर सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काहिरा में आयोजित किया गया। काहिरा। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 112, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन देख लेते हैं भाई। 3 वर्ष के लिए, या 4 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए, या 7 वर्ष के लिए? प्रश्न नंबर 112, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की नियुक्ति कार्यकाल भाई कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ये
नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑप्शन पे जाएंगे, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकृत किया गया? प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन देखें। 1982 में या 1986 में या 1988 में या 1990 में? संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए अधिकार घोषणा पत्र 1986 में स्वीकृत किया गया, यानी कि प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 114, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो चलिए भाई अब हम ऑप्शन देखते हैं। ये मैक्सिको में 1975 में आयोजित हुआ, या काहिरा 1994 में आयोजित हुआ, या कोपेनहेगन 1980 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, या रियो डी जेनेरो 1992 में आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 114 का उत्तर देने का प्रयास करें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115 पे आ जाएं। महिलाओं के लिए चतुर्थ विश्व सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न को बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त होकर देखें, सुनें, समझें, उसके बाद में उत्तर करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए चतुर्थ विश्व सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये बीजिंग 1995 में, या नैरोबी 1985 में, या कोपेनहेगन 1980 में, या मैक्सिको सिटी 1975 में? प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो महिलाओं के लिए चतुर्थ विश्व सम्मेलन बीजिंग में 1995 में आयोजित किया गया। तो प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 116, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन से संबंधित है, या अंकटाक सम्मेलन से संबंधित है, या विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से संबंधित है, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 116 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं आपको। एजेंडा 21 संबंधित है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। तो प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानवाधिकारों के लिए द्वितीय विश्व सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? मानवाधिकारों के लिए द्वितीय विश्व सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बीजिंग 1995 में हुआ, या नैरोबी 1985 में, या वियना 1993 में, या कोपेनहेगन 1980 में? प्रश्न नंबर 117 का उत्तर देने का प्रयास करें।
मानवाधिकारों के लिए द्वितीय विश्व सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? प्रश्न नंबर 217 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो मानवाधिकारों के लिए द्वितीय विश्व सम्मेलन वियना 1993 में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, वियना 1993। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न नहीं हुआ? प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, नहीं हुआ ये पूछा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न नहीं हुआ? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये सिएटल में संपन्न हुआ है भाई, सिंगापुर में संपन्न हुआ है, दोहा में भी संपन्न हुआ है। तो एक ऑप्शन बचा नैरोबी, तो यही आपका उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन नैरोबी में संपन्न नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। D8 किसकी पहल से बना संगठन है? D8 किसकी पहल से बना संगठन है? तो टर्की ने इसकी पहल किया, या पाकिस्तान ने इसकी पहल किया, या ब्राजील ने पहल किया, या इजराइल ने? D8 किसकी पहल से बना संगठन है? प्रश्न नंबर 119 का उत्तर दें भाई। D8 किसकी पहल से बना संगठन है? चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। D8 टर्की की पहल से बना संगठन है। तो प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न नंबर 120 बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक का सदस्य नहीं है तो कौन नहीं भाई? बिमस्टेक का कौन सदस्य नहीं है, ये आपको उत्तर देना है। तो ये भारत नहीं है, या बांग्लादेश नहीं, या थाईलैंड नहीं, या स्पेन नहीं है। प्रश्न नंबर 120 का उत्तर देने का प्रयास करें। बिमस्टेक का सदस्य नहीं है तो भारत नहीं है, या बांग्लादेश, या थाईलैंड, या स्पेन? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो बिमस्टेक से संबंधित सदस्य नहीं है, भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, स्पेन नहीं है। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 121 पे आ जाएं। सार्क के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? सार्क के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो गए हैं? तो भाई इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, 21 सम्मेलन। सार्क के अब तक 21 सम्मेलन हो चुके हैं भाई, 21 सम्मेलन। ये पाकिस्तान में हुआ था। सार्क के अब तक 21 सम्मेलन हुआ, 21वां सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था। सार्क के महासचिव श्रीलंका के एसाला रुवान वीराकुन ने 1 मार्च 2002 को बने सार्क के पहले महासचिव हैं। बांग्लादेश के अबुल एहसान थे पहले। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।
तो सार्क से संबंधित ये 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण थे। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क के महासचिव श्रीलंका के एसाला रुवान वीराकुन हैं। सार्क का 21वां सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ। तो प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन में आप यहाँ पे ये ना मानकर 21 सम्मेलन हुए हैं, अब तक 21 सम्मेलन हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 144 में 21 सम्मेलन पर अपना विचार रखना, अपना मत रखना, याद रखना। तो प्रश्न नंबर 121 के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। इसका पहला सेशन आपके पास पहले पहुंच चुका है, दूसरा सेशन ये आपके पास पहुंच गया। तो चलिए हम इसी प्रश्न के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।